स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आई लव टॉक्स पर। मैं डॉक्टर इरशाद खानम एक बार फिर आपके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा विषय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत जो संस्वीकृतियाँ दे रखी हैं और जो कथनों को अभिलिखित किया जाना है उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें कि एक नाबालिग लड़की की रेप की घटना बताई है और उसके अंदर एक वर्ड दिया हुआ था कि धारा 164 के अंतर्गत लड़की के बयान दर्ज कराए गए थे। वो वीडियो मैंने आपसे उस वीडियो में कहा था कि मैंने वीडियो इसलिए डाला है ताकि जब मैं आपको धारा 164 समझाऊं सीआरपीसी की तो आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपके समक्ष एग्जाम्पल के रूप में लड़की के रेप वाला वीडियो उपलब्ध रहेगा। तो हम बात करते हैं धारा 164 के अनुसार संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना। वीडियो को देखने से पहले अगर चैनल के टॉपिक या वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। अब हम बात करते हैं सीआरपीसी के अंतर्गत धारा 164 की। धारा 164 के अंतर्गत संस्वीकृतियाँ और कथनों को अभिलिखित करना है। अब हम इसकी उपधारा 1 को समझते हैं। कोई महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, चाहे उसे मामले में अधिकारिता हो या ना हो, यानी अगर महानगर है तो महानगर मजिस्ट्रेट, अन्यथा कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट उसके अधिकार क्षेत्र में वो केस आता हो या नहीं आता हो, वो तब भी अभिलिखित कथनों को कर सकता है। इस अध्याय के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, या तो जो सीआरपीसी की धारा 164 के अंतर्गत दिया गया है उसके अंतर्गत, या अगर ये नहीं है तो जहाँ पर भी वो मौजूद है वहाँ उस समय जो भी विधि चल रही हो उसके अधीन, किसी अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात जांच या विचारण, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, अन्वेषण, जांच और विचारण। इसके प्रारंभ होने के पूर्व किसी भी समय अपने से की गई किसी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित कर सकता है। यानी कोई भी महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट अगर किसी अन्वेषण के दौरान में या जांच के समय या विचारण के प्रारंभ होने से पहले, इन तीनों कंडीशन में किसी भी समय में अगर उसके सामने कोई संस्वीकृति या कथन किए गए हैं तो वह उसको अभिलिखित कर सकता है। अब इसका परंतु भी है, परंतु इस उपधारा के अधीन की गई कोई भी संस्वीकृति या कथन अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में, यानी अगर कोई व्यक्ति अपराधी है और उसके अभिकथन को दर्ज किया जा रहा है तो उसमें उसके एडवोकेट, उसके वकील का मौजूद होना भी ज़रूरी है, और उसकी उपस्थिति में श्रव्य, दृश्य, इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा भी अभिलिखित किया जा सकता है। यानी ऐसा कोई साधन जो कि दिखता हो, यानी कि आप उसके पास नहीं हैं लेकिन आमने सामने आप एक दूसरे को देख सकते हो, सुन सकते हो, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक साधन हो तो उसके माध्यम से उसको अभिलिखित किया जा सकता है। परंतु यह और कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मजिस्ट्रेट की कोई शक्ति प्रदत्त की गई है, कोई संस्वीकृति अभिलिखित नहीं की जाएगी। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि पुलिस अधिकारी के समक्ष दिए गए बयान कोई मायने नहीं रखते हैं। तो ये धारा भी यही कह रही है कि अगर किसी पुलिस अधिकारी को जो वर्तमान में उस जहाँ वो मौजूद है वहाँ
की जो विधि प्रचलित है उसके अंतर्गत अगर उसे मजिस्ट्रेट की शक्ति भी दी गई हो, तब भी उसके सामने किसी भी अपराधी की या किसी भी अपराध की संस्वीकृति अभिलिखित नहीं की जाएगी उसके द्वारा। यानी इसका सीधा सा अर्थ है कि जो भी संस्वीकृति होगी, जो कथनों का अभिलिखित किया जाना होगा, वो मजिस्ट्रेट के द्वारा ही किया जाएगा। इसकी उपधारा 2 देखते हैं। मजिस्ट्रेट किसी ऐसी संस्वीकृति को अभिलिखित करने से पहले उस व्यक्ति को जो संस्वीकृति कर रहा है यह समझाएगा कि वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है, यानी वो मजबूर नहीं है, किसी प्रकार का उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि वो जो भी कहना चाह रहा है, जो कथन अभिलिखित करवाना चाह रहा है वो करवाए, और यदि वह उसे करेगा तो वह उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में लाई जा सकती है। यानी जो भी अभिकथन वो कर रहा है वो उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में ला सकती है। ये मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को ये बात समझाएगा जो कि संस्वीकृति कर रहा हो। और मजिस्ट्रेट कोई ऐसी संस्वीकृति तब तक अभिलिखित ना करेगा जब तक उसे करने वाले व्यक्ति से प्रश्न करने पर उसको ये विश्वास करने का कारण ना हो कि वे स्वेच्छा से की जा रही है। यानी मजिस्ट्रेट जो है वो ऐसे कथनों को अभिलिखित करने से पहले अपनी तरफ से ये पूरी जांच पड़ताल कर लेगा कि जो व्यक्ति संस्वीकृतियाँ दे रहा है वो अपनी इच्छा से दे रहा है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, उसके साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं की गई है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वो उसके कथनों को अभिलिखित करेगा। उपधारा 3, संस्वीकृति अभिलिखित किए जाने से पहले यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने वाले व्यक्ति ये कथन करता है कि वह संस्वीकृति करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति के पुलिस की अभिरक्षा में निरोध को प्राधिकृत नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति है जिसके अभिकथन लेना है मजिस्ट्रेट को, लेकिन वो उसके अभिलिखित करने से पहले ही मजिस्ट्रेट के सामने पहुंच जाता है और ये कहता है कि वो इच्छुक नहीं है अपनी संस्वीकृतियाँ देने के लिए, अपनी बात को स्वीकार करने के लिए, तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति के पुलिस की अभिरक्षा में निरोध को प्राधिकृत नहीं करेगा। अगर वो पुलिस अभिरक्षा में है तो पुलिस अभिरक्षा में ही रहेगा। उपधारा 4, ऐसी संस्वीकृतियाँ किसी अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा को अभिलिखित करने के लिए धारा 281 में उपबंधित रीति से अभिलिखित की जाएंगी और संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और मजिस्ट्रेट ऐसे अभिलेख के नीचे निम्नलिखित भाव का एक ज्ञापन लिखेगा। अगर कोई ऐसी किसी चीज़ को स्वीकार कर रहा है, अपने बयान दर्ज करवा रहा है, अपने कथनों को अभिलिखित करवा रहा है, तो अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा को अभिलिखित करने के लिए धारा 281 में जो रीति बताई गई है वो उस रीति को फॉलो करते हुए उसके अभिकथन लेगा और अभिकथन लेने के बाद उसके हस्ताक्षर यानी कि उसके सिग्नेचर भी करवाएगा। उसके बाद मजिस्ट्रेट जो है वो एक ज्ञापन भी उसके नीचे लिखेगा और उसमें क्या लिखेगा तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने नाम को यानी जिस व्यक्ति ने भी संस्वीकृतियाँ दी हैं उनका नाम यहाँ लिखेगा कि मैंने इस व्यक्ति को ये समझा दिया है कि वह संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है और यदि वह ऐसा करता है तो कोई संस्वीकृति जो वह करेगा उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में लाई जा सकती है और मुझे ये विश्वास है कि वह संस्वीकृति स्वेच्छा से की गई है, ये मेरी उपस्थिति में और मेरे सुनते हुए लिखी गई है और जिस व्यक्ति ने ये संस्वीकृति की है उसे ये पढ़कर सुना दी गई है, उसने उसका सही होना स्वीकार किया है और उसके द्वारा किए गए कथन का पूरा और सही
वृत्तांत इसमें सम्मिलित है। फिर यहाँ पर हस्ताक्षर करेगा मजिस्ट्रेट, यानी जो अभिलिखित किया गया है उसके ऊपर जो व्यक्ति है जिसने स्वीकृति दी है उसके सिग्नेचर होंगे। और जो ज्ञापन लिखेगा मजिस्ट्रेट, जिसमें वो ये बात कहेगा कि मैंने जो व्यक्ति परीक्षा दे स्वीकृति दे रहा है उसको मैंने ये सब बातें समझा दी थी कि वो स्वीकृति देने के लिए आबाध्य नहीं है, और जब मुझे ये विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति जो है किसी दबाव के बिना अपने बयान दर्ज करा रहा है, अपनी स्वीकृति को दर्ज करा रहा है, तो फिर मैंने इसको अभिलिखित किया है और जो भी लिखा है वो उसको पढ़कर सुना दिया है, और जो पढ़कर सुनाया है उसका कहना है कि ये सब सही है। तो ये उसके द्वारा किए गए कथन का पूरा और सही वृत्तांत जो है वो इसमें दर्ज है, और उसके बाद वो अपने साइन करेगा और सील लगाएगा। अब इसकी 5 देख लेते हैं। 5 के अंतर्गत उपधारा 1 के अधीन किया गया स्वीकृति से भिन्न कोई कथन साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए उसमें इसके पश्चात उपबंधित ऐसी रीति से अभिलिखित किया जाएगा जो मजिस्ट्रेट की राय में मामले की परिस्थितियों में सर्वाधिक उपयुक्त हो, तथा मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को शपथ दिलाने की शक्ति होगी जिसका कथन इस प्रकार अभिलिखित किया गया है। अब उपधारा 1 कौन सी थी? जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी कि कोई महानगर मजिस्ट्रेट जो है वो अन्वेषण या जांच या विचारण के समय में जो भी किसी व्यक्ति की स्वीकृति लेगा, तो वो हमारी उपधारा 1 थी। तो अगर उससे भिन्न किसी भी तरीके से कोई कथन साक्ष्य अभिलिखित किए जाते हैं तो उसके पश्चात उपबंधित रीति मतलब ऐसी रीति से अभिलिखित किया जाएगा जो मजिस्ट्रेट की राय में उन परिस्थितियों में सर्वाधिक उपयुक्त हो। यानी अगर कोई ऐसा साधन उपलब्ध नहीं है कि सुनकर, बोलकर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वो अभिकथन को लिखित कर सकता हो, यह सामने वाला व्यक्ति जो है वो स्वीकृति अपनी दे सकता हो, यानी ना तो वो सुन सकता हो ना बोल सकता हो, तो ऐसी कंडीशन में मजिस्ट्रेट को उस समय जो भी उपयुक्त लगेगा परिस्थितियों के अनुसार, अगर उसको लगता है कि वो व्यक्ति इशारों से जवाब दे सकता है तो वो इशारों के माध्यम से उसके बयान दर्ज करवा लेगा। जैसे कोई लड़की है, दहेज हत्या में उसको जला दिया गया है और वो बोलने की कंडीशन में नहीं है, तो मजिस्ट्रेट उसके अभिकथन कैसे लेगा? वो उसके अभिकथन के लिए अपनी बात कहेगा और उसको ये कह देगा कि भाई आप हाँ या ना में उंगली उठाकर, गर्दन हिलाकर, ये जैसे भी उसको उस समय परिस्थितियाँ लगेंगी जो सर्वाधिक उपयुक्त परिस्थिति हो, उन परिस्थितियों के अनुसार वो फिर साक्ष्य अभिलिखित करेगा। उपधारा 5 का भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 354, धारा 354 का, धारा 354 खा, धारा 354 गा, धारा 354 घा तथा 376 की उपधारा 1 या उपधारा 2, धारा 376 का, धारा 376 ओ, धारा 376 गा, धारा 376 चा, धारा 376 या धारा 509 के अधीन जितने भी दंडनीय मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति का जिसके विरुद्ध उपधारा 5 में विहित रीति में ऐसा अपराध किया गया है, कथन जैसे ही अपराध का किया जाना पुलिस की जानकारी में लाया जाता है, अभिलिखित करेगा। यानी ये ऐसे मामले हैं जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध हैं। जैसे हम रेप का ले लें, 376 में जितने भी हैं वो रेप के मामले हैं, महिला लज्जा भंग के मामले हैं। तो ऐसे जितने भी मामले हैं जो मैंने यहाँ पे आपको धाराएं बता रखी हैं, आप एक बार आईपीसी में देख लीजिएगा कि ये धारा किससे संबंधित है। तो इनसे संबंधित मामलों में जो मजिस्ट्रेट है वो कथनों को अभिलिखित कब करेगा? जैसे ही पुलिस के पास ये सब जानकारी में आता है वैसे ही वो उनको अभिलिखित कर लेगा। परंतु यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है
तो मजिस्ट्रेट कथन अभिलिखित करने में किसी दुभाषीय या विशेष प्रबोधक की सहायता लेगा। मान लीजिए कोई महिला है, मानसिक रूप से विकृत है और यह शारीरिक रूप से यानी कि गूंगी है, बहरी है और उसके साथ रेप किया जाता है, वो अपने बयान को दर्ज नहीं करा सकते। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? तो मजिस्ट्रेट ऐसी कंडीशन में उनकी भाषा समझने वाले व्यक्ति को नियुक्त करेंगे या ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो कि उनकी मानसिक स्थिति को समझकर उनसे चर्चा कर सके और उनसे जो है संस्वीकृतियाँ प्राप्त कर सके। परंतु ये है कि यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो किसी द्विभाषीय या विशेष प्रबोधक की सहायता से उस व्यक्ति द्वारा किए गए कथन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। ऐसे किसी व्यक्ति के जो अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, खनका के अधीन अभिलिखित कथन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की 1 की धारा 137 में यथाविनिर्दिष्ट मुख्य परीक्षा के स्थान पर यह एक कथन समझा जाएगा और ऐसा कथन करने वालों की विचारण के समय उसको अभिलिखित करने की आवश्यकता के बिना ऐसे कथन पर प्रति परीक्षा की जा सकेगी। यानी यहाँ क्या कहा जा रहा है कि अगर अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से कोई निःशक्त व्यक्ति है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 137 है, मुख्य परीक्षा के स्थान पर ये कथन समझा जाएगा। पहले आप जब साक्ष्य अधिनियम पढ़ेंगे तो 3 तरह से परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा जब होगी तो उसमें व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपके साथ क्या अपराध कारित हुआ है, तो वहाँ पर फिर ये ना पूछकर जो उसके अभिलिखित कथन है उन्हीं को मुख्य परीक्षा के रूप में मान लिया जाएगा और विचारण के समय उसको वापस से अभिलिखित करने की आवश्यकता नहीं होगी और ऐसे कथन पर ही प्रति परीक्षा की जा सकेगी। 6. इस धारा के अधीन किसी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट उसे उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जिसके द्वारा मामले की जांच या विचारण किया जाना है। क्योंकि हमने पहले में ही पढ़ा है कि जिस मजिस्ट्रेट को अधिकारिता नहीं है वो भी संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित कर सकता है। अगर ऐसा मजिस्ट्रेट है और उसने संस्वीकृतियों या कथन को अभिलिखित कर लिया है तो फिर उसके बाद वो उसकी जांच या विचारण के लिए उस क्षेत्राधिकार के मजिस्ट्रेट को भेज देगा जिसके अंतर्गत वो मामला दर्ज होगा। तो मित्रों, आज के हमारे इस वीडियो में मैंने आपको दंड प्रक्रिया संहिता धारा 164 के अंतर्गत संस्वीकृति को समझाया है और मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं आपको बहुत ही सरल माध्यम से या सरल तरीके से इस टॉपिक को समझाऊं ताकि आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाए। बाकी अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको BA से पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, पर चूँकि यहाँ मुझे आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है इसलिए मैं जितना इजी तरीका हो सकता है उतना इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए और अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।